मैंने बीच में एक केस पढ़ा था कि उस बच्चे ने चैट जीपीटी से ये जाना कि सुसाइड कैसे किया जा सकता है। चैट जीपीटी पे जाके ही क्यों प्रॉब्लम आपको भी हो रही है, मुझे भी हो रही है, हमारे पेरेंट्स को भी हो रही होगी, हमसे एक जनरेशन नीचे वालों को भी हो रही है। बट ये यंगस्टर, इनके पास कोई है ही नहीं जिनके साथ ये बैठ के बात। बच्चे ले लो, यूथ ले लो, दे फील लोनली, अलोन। सब बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हम इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके उनको बता सकते हैं कि इफ यू आर फीलिंग स्टक समवेयर, इफ यू आर फीलिंग लोनली, अभी डेड एंड आ गया है लाइफ में, नहीं पता इसके आगे। हमारी स्पिरिचुअलिटी से कैसे हीलिंग कोई कर सकता है। हर एक चीज में ग्रैटिट्यूड ढूंढो। जो जर्नल्स आजकल आ गए हैं, यही तो बताना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो बड़ी बड़ी। सास बहू का रिलेशनशिप, बोलो गोपी वाओ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, उनकी जो बातें। तो जब हस्बैंड वाइफ एक रिलेशन में आते हैं शादी के बाद, वाइफ जो है ना वो अपना सब कुछ छोड़ के आई है आपके लिए, तो उसकी लाइफ आपके अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। अब उसको कुछ भी तकलीफ होगी ना इस घर में, वो आपसे ही आके कहेगी, और कहना भी चाहिए। पर बहुत बार बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, लोग सहन नहीं कर पाते हैं, पर बहुत बार वो सहन के बाहर चीजें हो जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट हमने किया है वो पॉडकास्ट उन हर एक लोगों के लिए है जो अपनी रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हैं, जो अपने ब्रेकअप से बाहर निकलना चाहते हैं और जो एक बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। यस, आज का पॉडकास्ट ये सभी चीजें आपको सिखाएगा, क्योंकि आज हमने बात की है दीपिका से, डिकोड विद दीपल में, और दीपिका जी ने हमें बहुत ऐसी चीजें बताई हैं जो हमारी लाइफ में एक बेटर आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो आप जिनसे मिलने वाले हैं वो होलिस्टिक हीलर है, साइकोलॉजिस्ट है, रिलेशनशिप कोच है एंड हिप्नोथेरेपिस्ट है। सो आप ये हर एक स्मॉल चीजें उनसे सीख के अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लास्ट मिनट तक देखिएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप और कई लोगों तक इसे पहुंचाइए जिसकी इसे जरूरत है। सो मिलते हैं हम दीपिका जी से। हाय दीपिका जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका डिकोड विद दीपल में। और लास्ट टाइम जब हम मिले थे बहुत सारी बातें आपके साथ की, और तब मुझे लगा क्यों ना ये बातें हम हमारे ऑडियंस तक भी लेके जाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिससे आपके नॉलेज की ज़रूरत है, जिससे लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। सो लास्ट टाइम जब मैं मिली थी आपसे, आप कह रहे थे कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, बट आप साइकोलॉजिस्ट से आज ज़्यादा प्रैक्टिसेस करते हैं होलिस्टिक हीलिंग की तरफ जी। तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे आप साइकोलॉजिस्ट से होलिस्टिक हीलिंग तरफ आपने अपने कदम उठाए। जी, तो 2012 में जब मैंने शुरुआत की अपने प्रोफेशनल जर्नी की, तब मुझे लगा था कि ये तो बहुत सिंपल है, मैं बहुत नोबल काम करने जा रही हूँ, लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आएंगे, मैं उनको थोड़ा डायरेक्शन बताऊंगी, उनको हेल्प करूंगी और वो स्टेप्स लेंगे और फिर प्रॉब्लम गायब हो जाएंगी। तो उस विजन के जब साथ मैंने जब स्टार्ट किया, धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, और एक लूप देखा मैंने कि लोग आते हैं, उनको थेरेपी देती हूँ और वो बेटर फील करते हैं। 2, 3, 4 साल बाद वो वापस आते हैं, कई बार तो 6, 7 महीने, 1 साल बाद वापस आते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलैप्स होता है, बार इमोशनल रिलैप्स हो रहा है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है और रिलैप्स हो रहा है, फिर वापस स्क्वायर 1 पे आके खड़े हैं। एंड वो चीज़ जब मैं धीरे धीरे देखती गई, विटनेस करती गई, बाहर से तो अगर आप देखेंगे तो मेरा बिजनेस चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर मेरे पास रिपीट क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, व्हाई शुड आई बी वरिंग। बट अंदर से आई वॉज नॉट हैप्पी। आई सेड, मैंने तो सोचा था कि लोगों की प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी, एक एक करके लोग आएंगे एंड आई विल बी दैट मीडियम जिसके थ्रू वो सारी चीज़ें जो चैनल होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू हीलिंग वो होंगी, और उनकी लाइफ तो सॉर्टेड होगी, प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आएंगी बट वो सॉल्व कर सकते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, और मैं बहुत अंदर ही अंदर निराश हो रही थी देखते देखते। और एक टाइम ऐसा आया 12-13 साल के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहिए, मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, और ये ख्याल चल ही रहा था, कोविड स्ट्राइक किया। अच्छा। और कोविड स्ट्राइक किया, हुआ ऐसा कि जैसे ज़्यादातर लोगों की लाइफ थम गई थी, हमारी भी कुछ वैसे ही हुई।
बिजनेस बंद हो गया था, कुछ काम नहीं कर रहे थे, सब घर पे बैठे थे। लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं थी क्योंकि टचवुड सब कुछ अच्छा था, बट फ्यूचर के लिए टेंशन हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड जो कि बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, मुझे ऐसा लगा वो इमोशनली इतने मैच्योर नहीं हैं कि वो ये डिप को हैंडल कर सके। साइमल्टेनियसली मेरे अंदर की कश्मकश चल रही थी कि मैं ये प्रोफेशन रखूँ या नहीं रखूँ, कि आई एम डन यार, लोग नहीं हील कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर समथिंग रॉन्ग विद मी। और वही एक टाइम पीरियड था जब मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा अपनी फैमिली पे ध्यान देती हूँ और हस्बैंड को थोड़ा अपलिफ्ट करती हूँ, उनको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा धकेल देती हूँ, ताकि मैं ये रेस्ट एश्योर कर सकूँ कि आगे जाके परिस्थितियाँ कैसे भी रहें, ही इज़ फाइन, ही इज़ स्टेबल, ही इज़ इन हिज सेंसेस। तो वैसे ही हम लोग धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव उनका बढ़ाया। उनको पहले भगवत गीता दी, फिर उनको हम लोग बैठ के साथ में बीकी शिवानी के वीडियोस देखते थे, सदगुरु के वीडियोस देखते थे। धीरे धीरे चीज़ें एक्चुअली में उनको समझ में आने लग गई, क्योंकि बाहर की दुनिया से पूरा डिस्कनेक्ट था, घर पे कन्फाइंड है। अब अगर कुछ देख ही रहे हैं तो उसको पूरा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि काम के फ़ोन कॉल्स नहीं आ रहे हैं, कोई फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि उनका रुझाव इसमें बहुत गहरा होता जा रहा है अंदर ही अंदर। और वो एक्चुअली में जो विजन के साथ मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया था, मुझे ऐसा लगा था जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे पहुँच जाएंगे, बट शायद 1-1.5 साल में उन्होंने मुझे बहुत आगे तक सरपास कर दिया। अच्छा। और कोविड का दौर 2-2.5 साल चला था हमारे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है ना, राइट। तो उस 2-2.5 साल में उन्होंने इतने लाइफ चेंजेस लेके आए, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आए, जिसकी वजह से इमोशनली वो इतने मैच्योर दिखने लग गए और साउंड करते थे, सिर्फ दिखते नहीं थे, वो साउंड करते थे, वो बिहेव वैसे करते थे और झलकता था उनकी पर्सनालिटी में से। तो और ये ग्रेजुअली हुआ, 2-2.5 साल लगे। धीरे धीरे करते करते उन्होंने फिर बोला कि नहीं, इस चीज़ को मुझे आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं बहुत अंदर से बहुत खुश फील कर रहा हूँ। बाहर शायद कोई अगर जज कर रहा है ना मेरी लाइफ को, उसको लगेगा कि यार ये राजा जैसे जीता था, आज इसको क्या हो गया, बट उनको पता नहीं है कि एक्चुअली में राजा वाली फीलिंग क्या होती है, नहीं मेरे को आज फील हो रही है। अच्छा। व्हेन आई नो कि मेरी जो हैप्पीनेस है ना, ये डिपेंडेंट नहीं है कि वेदर आई हैव अ फ्लरिश्ड बिजनेस, or whether I have a luxurious car outside, or whether I have n number of, amount of money in my bank. All what matters is I know I can be the creator of my own happiness. And I said, this sounds good. और फिर हम दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तो वो जो भी गीता में पढ़ते थे, या वो जो भी बाकी स्पिरिचुअल बुक्स जो उन्होंने पढ़नी शुरू की, वेदास बोलो, पुराणास बोलो, सब चीज़ें वो साइमल्टेनियसली पढ़ के बहुत इम्बाइब कर रहे थे। सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, साइमल्टेनियसली उसको प्रैक्टिस में ला रहे थे। ओके। और वही सब चीज़ें मैंने भी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, कुछ एक चीज़ों के हिसाब से। जैसे चले हम लोग हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग करते थे, लेकिन हमारा 5-6 डेज का होता था, और 1 डे जो चलन है चीट डे, वो होता था। ही सेड नो, अगर आपको सेल्फ लव की परिभाषा सीखनी है ना, सेल्फ लव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे पहला और आखिरी भी पड़ाव जिसको बोलते हैं ना, वो है डिसिप्लिन। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो ना, तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा आपकी सेल्फ एस्टीम में। ही सेड 7 के 7 दिन सेम होने चाहिए, दे वुड नॉट बी अ चीट डे, दे वुडंट बी अ हॉलीडे। सो सुबह हम जल्दी उठेंगे, शाम को हम जल्दी वाइंड अप करेंगे, खाना हम कम खाएंगे क्योंकि हमने बहुत कचरा डाल दिया है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से चलो गुजरते हैं साथ में, लेट्स सी। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट ही लिया कि ठीक है, जैसे जैन कम्युनिटी में बहुत अच्छे से इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, सुबह उठेंगे जल्दी, खाना खाएंगे सुबह पेट भर के, 2 मील लेंगे, और दूसरा मील जो है वो सूर्यास्त से 1 घंटे पहले तक हो जाएगा। दूसरा, बॉडी क्लॉक को सेट करना था। हमारा भी वही स्केड्यूल था कि लेट नाइट होते थे, पार्टीज नहीं हैं, बट फिर भी घर पे ही हम टीवी देख रहे हैं, लेट तक बातें कर रहे हैं। ही स्ट्रिक्टली सेड नो, ही सेड 2 बजे 1-1:30 बजता है, हम लोग 10 बजे तक वाइंड अप करेंगे कुछ भी करके। हमने वाइंड अप करना शुरू किया, 10 बजे सोना और 5 बजे उठना। धीरे धीरे वो सब चीज़ों में ना थोड़ा टाइम लगा, मुश्किल थी, बट परसिस्टेंट थे हम लोग, और चेंजेस आने शुरू हुए। फिर 2-3 कदम और आगे बढ़े कि अब जो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, अब डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है इस चीज़ से, अब मेंटल डिटॉक्स करते हैं। ओके। ही सेड मैं गाली देना छोड़ दूंगा बिल्कुल। बड़े आराम से हम स्लैंग निकल जाती है ना हमारे मुंह से, और लड़कों में थोड़ा, दोस्तों में। ही सेड मैं आज के बाद कभी 2 चीज़ें मैंने ठान ली हैं, ना मैं गाली दूंगा, ना मैं झूठ बोलूँगा। ओके।
बहुत कुछ छूटेगा मेरे से, मुझे पता है, बट आई डिसाइड, आर यू रेडी? आई सेड आई विल डेफिनेटली ट्राई। गाली तो मैं देती नहीं हूँ, बट मैनिपुलेट भी नहीं कर सके, हम पूरी कोशिश करेंगे। धीरे 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 करके 6 महीने, 1 साल, आई डोंट रियलाइज 2020 से लेके अभी तक इफ दिस गाय मस्ट हैव इवन लाइड इवन वंस। नॉट, आई हैव नॉट इवन हर्ड हिम सेइंग, कभी हम गुस्से में या प्यार से भी कुत्ता भी बोल देते हैं ना, आई हैव नॉट हर्ड दैट वर्ड फ्रॉम हिम। मैं भी नहीं करती हूँ, और उसका भी प्रभाव पड़ा। स्पिरिचुअल लेवल पे आप ये देखो, कहते हैं जुबान पे ना माँ सरस्वती बैठती है, और ये सबके ही बैठती है। पहले कैसे कोई भी मुंह पे किसी ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया और फल गया, आशीर्वाद दिया, सिर्फ बोलते ही तो थे, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करते। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि उन्होंने कभी जब झूठ ही नहीं बोला, कभी कुछ गलत ही नहीं बोला, तो माँ सरस्वती विराजित है। वो गई नहीं वहां से, क्योंकि ये पाक साफ जगह है। तो ऐसा नहीं कि उस टाइम पे, सतयुग के टाइम पे ही होता था, ये आज के टाइम पे भी हो सकता है। आप करके देखो, फिर आप जो बोलोगे वो सत्य है। जो आपने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। फिर आप चाहे प्रिडिक्ट करो, चाहे अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिसाइड करो, अगर आपने इस लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन कर दी कि इमोशनली भी। और थर्ड जो हमने इस चीज में डाला था, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, बिचिंग नहीं करनी। When you are and me, we are sitting together, we are only talking about us. There is no third person involved in our talks. As a female, that was difficult for me, क्योंकि मैं जाके पूरा इमोशनल वॉमिट ही अपने हस्बैंड के सामने करती थी, बट ही वुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड आई वुड नॉट लाइक इट। देखो, तुमको उनके बारे में बात करनी है ना, प्लीज अपनी मम्मी को फोन लगा लो, नॉट विद मी। बट उनकी इतना स्ट्रिक्ट रहने से क्या हुआ, इवेंचुअली मैंने भी वो चीज़ फॉलो करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं घूम फिर के बात तो उन्हीं से करती थी। अब जब मैं उनसे बात कर रही हूँ, ही इज नॉट अलाउइंग मी टू टॉक अबाउट अदर्स, मेरा भी वो क्लीनिंग होना शुरू हो गया। जब मैंने 2-3 साल के बाद अपने आप को देखा, आफ्टर कोविड अपलिफ्ट हुआ, लॉकडाउन अपलिफ्ट हुआ, और मैं अपनी लाइफ को ट्रेस कर रही थी, देयर वाज ट्रिमेंडस चेंज ऑफ एनर्जी विद इन मी, एंड आई रियली डोंट नो ये कैसे हुआ। मैं, कोई बोलेगा चमत्कार, बट मुझे दिख रहा था कि हमने हार्ड वर्क डाला है। मुझे ये नहीं पता था ये हमें कहाँ लेके जाएगा, बट एनर्जी लेवल पे इतना शिफ्ट हो जाएगा, आई कुड नेवर अंडरस्टैंड दैट अंटिल आई एक्चुअली एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ। एंड देन कट टू 2023, जब रैंडमली किसी क्लाइंट ने किसी एक क्लाइंट को रेफरेंस दिया, एंड दैट क्लाइंट कम्स टू मी कि मैम मुझे थेरेपी चाहिए। आपकी किसी एक्स क्लाइंट ने मुझे रेफरेंस दिया आपका, और फिर मुझे याद आया, ओ मैंने अपना करियर रीस्टार्ट करना था, और मैं तो शायद छोड़ने वाली थी। तो आई सेड कि चलो अभी आया है तो मैं मना नहीं करती, बेचारी की कंडीशन बहुत ख़राब लग रही थी, बट आई स्टार्टेड। और वहाँ जब मैंने उसको थेरेपी देना शुरू किया, 2 महीने तो इट वॉज प्योर साइकोलॉजिकल, जो मैं REBT हम लोग करते हैं, एंड इट वॉज हेल्पिंग। फिर समहाउ आई डोंट नो, मैंने उसको बोला कि मैं तुमको लाइफ स्किल के ऊपर भी थोड़ा टीच करूँगी, अपना लाइफ स्टाइल पैटर्न थोड़ा चेंज करो। एंड वो शायद रेडी था इस चीज़ के लिए। उसने बोला येस, वॉट एवर यू से आई डू इट। धीरे धीरे करके जो मैंने ये चीज़ें जो भी आपके साथ डिस्कस की, जब मैंने उसको बताई, उसने फॉलो किया। उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो कर सकता था फॉलो, तो उसने वो किया। 6 months डाउन द लाइन ही इज़ लाइक, मैम आपसे ऊपर तो कोई है ही नहीं मेरे लिए, आपने तो क्या ही बता दिया मुझे। एंड जब मैं वो थेरेपी उसके साथ करती थी, जहाँ पे साइकोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी को ब्यूटिफुली कंबाइन करके, ऑल्सो टेकिंग अप यू नो व्हाट वी जनरली फॉरगेट साइकोलॉजी में, कि आप कर्मा को और डेस्टिनी को छोड़ नहीं सकते हो। इसको भी कंबाइन करके जब मैंने उसको चीज़ें बताई, ही सेड आई एम फीलिंग सो एम्पावर्ड, आई कांट टेल यू मैम। तो 6 महीने पहले जो लड़का मेरे पास आया था थेरेपी के लिए, और 6 महीने बाद ही वाज सच अ कॉन्फिडेंट गाय। He also left smoking, he left drinking, he started doing that सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, अलाइन करना अपने आप को with nature, and then it gave me confidence कि मुझे लगा कि यार ये जो कर रहा है ना, ये थेरेपी है, शायद मैं इस तरीके से लोगों की लाइफ में डिफरेंस ज़रूर क्रिएट कर सकती हूँ। सो वहाँ से देन आई डिसाइडेड कि नो, अंदर से तो मुझे पता था कि भगवान ने ही चुना है मुझे इस फील्ड के लिए, आई एम सपोज टू बी अ हीलर, बट शायद दिशा भी अब उन्होंने दिखा दी कि देखो तुम जिस तरीके से कर रही थी शायद वो नहीं, इस तरीके से। क्योंकि अगर सिर्फ REBT या CBT या हिप्नोथेरेपी ही प्रैक्टिस करनी थी तो मेरा जन्म US में भी हो सकता था, बट मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ, तो मैं अपने रिलीजन को, अपनी स्पिरिचुअल जो टेक्स्ट हैं उसमें से जो हमें गूढ़ ज्ञान बोलते हैं जिसको दिया हुआ है, उसको पीछे रख के नहीं, इसको मर्ज करके ही देना, बिकॉज
इवेंचुअली यही साथ में जाएगा। सो बेसिकली आपने इसे इन्वेंट किया, ये मैं कह सकती हूँ। अब इन्वेंट तो सेल्फ एक्सपीरियंस है। से आपने इसे, बिकॉज देखो, एक होता है बुकिश ज्ञान या और एक होता है कि आप खुद जो फील करो, और वो जब आप, और ज़रूरी नहीं है कि साइकोलॉजी में जो डिप्रेशन है या कोई भी और इशू है तो वो हम फील कर ही सकते हैं, वो Exactly. ज़रूरी नहीं है। बट Exactly. यानी इससे कोई एक एग्जांपल देना चाहोगे कि क्या कितना चेंज आया होलिस्टिक हीलिंग से किसी पर्सन के अंदर? कितना एग्जाम्पल एक नहीं दीपल, बहुत हैं। अच्छा। ऐसा एक नहीं, क्योंकि उस टाइम के बाद से फिर मेरा विजन तो बहुत क्लियर हो गया कि मुझे इवेंचुअली स्टार्ट तो मुझे साइकोलॉजी से करना है कि मैं उनको बताऊंगी साइकोलॉजिकली आप जो आज एक्सपीरियंस कर रहे हो, व्हेन यू फीलिंग दिस फीलिंग, आप अगर वुंड्स के साथ आ रहे हो, अबैंडनमेंट वुंड है, रिजेक्शन का वुंड है ना, सप्रेस्ड रखे हैं इमोशंस, मुझे उनको साइकोलॉजिकल बेस देना पड़ेगा कि हाँ यू आर कैरिंग योर फादर वुंड्स विद यू, यू आर कैरिंग योर मदर वुंड्स। तो साइकोलॉजिकली पूरा उनको एक्सपीरियंस कराना उस चीज़ को कि आपका बचपन ऐसा था, उसकी वजह से आज जब आप बड़े हो गए हो तो आप में ये चीज़ें आपको दिक्कत दे रही। बट फिर वो ये भी तो पूछ सकता है कि मेरे पापा ऐसे क्यों थे। अब मैं उनको ये बोलूँ कि क्योंकि उनके पापा उनके साथ ऐसे थे, वो कहेगा फिर मेरे पास पावर कहाँ है। तो जब उनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना कि प्रारब्ध क्या चीज़ है एंड आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ऑल यू नीड टू डू इज एक्सेप्ट एंड लेट गो, वो चीज़ क्लिक करती है। ओके। एंड उससे भी बड़ी बात ना दीपल जी, मैं हमेशा जब मैं बैठती हूँ ना अपने थेरेपी सेशंस के लिए, सुबह सुबह मेरी प्रार्थना यही होती है कि मेरे पास वही क्लाइंट्स आए जो इस चीज़ के लिए अलाइंड है। क्योंकि बहुत क्लाइंट्स आते हैं कहेंगे हाँ यही सब चीज़ें सुननी थी तो हम सत्संग में नहीं जाएं, आपके पास क्यों बैठे हैं। ऑफ कोर्स आप सही बोल रहे हो, आप सत्संग में भी जाके सुन सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो, वो तो फ्री में भी अवेलेबल है। बट कई बार जब तक आप कीमत नहीं देते ना उस चीज़ की, आपको वही चीज़ जो सत्संग में फ्री में सुन रही थी, आपने सुना है बट आपने अप्लाई तो नहीं किया। बट आज जब आप उसकी कीमत दोगे, आप अप्लाई करोगे और आपको रिजल्ट दिखेंगे, तो आप जाइए, आपके पास फ्री विल है। बट हाँ, अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको साइंटिफिक भी बैकग्राउंड बताऊंगी और स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी बताऊंगी, और जो भी कनेक्ट करता है आपको, आप ले सकते हैं उससे। एब्सोल्युटली। सबसे पहली बात तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी लोग थेरेपी जैसी चीज में बिलीव ही नहीं करते। पहले से थोड़ा सा बेटर है, बट अभी भी लोगों को लगता है थेरेपिस्ट के पास जाना उसका मतलब है कि क्या इसे मेंटल प्रॉब्लम है। राइट। एंड उसके ऊपर चैट जीपीटी अभी आ गया है, तो बहुत लोग खुद ही चैट जीपीटी में जाके चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, खास करके आज के जेनजीज या यंग बच्चे। देखो आप, अभी मैंने बीच में एक केस पढ़ा था कि उस बच्चे ने चैट जीपीटी से ये जाना कि सुसाइड कैसे किया जा सकता है, और उसने सुसाइड जान के उस हिसाब से सुसाइड किया। तो इस टाइम पे किस तरह स्पिरिचुअलिटी एंड थेरेपी के बारे में हम लोगों को गाइड कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ तो देखने वाली है कि ये जो बच्चे ने किया, ये आजकल के बच्चे हैं। हाँ, आप और हमारे पेरेंट्स के जो एज ग्रुप है वो जाके चैट जीपीटी को एक्सेस नहीं करेगा। अब ये बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, हम अपने फ्रेंड को फ़ोन करेंगे, हम अपने स्पाउस को बोलेंगे, हम अपने मेंटोर को, स्कूल कॉलेज के मेंटोर रखे हुए हैं, हम उनको फ़ोन करके अप्रोच करते हैं। ये बच्चे चैट जीपीटी पे जा क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके फ्रेंड्स ही नहीं है, उनके पास कोई ऐसा रिलायबल सोर्स ऑफ, बोलते हैं ना, एक रिलायबल सोर्स नहीं है जहाँ पे वो उनको लगेगा कि मैं प्रॉब्लम होगी ना तो मैं इनके पास जाके डिस्कस कर सकूँ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज बच्चों के सोशल ग्रुप क्यों नहीं है? आप इसकी जड़ पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाके ही क्यों। प्रॉब्लम आपको भी हो रही है, मुझे भी हो रही है, हमारे पेरेंट्स को भी हो रही होगी, हमसे एक जनरेशन नीचे वालों को भी हो रही है। बट ये यंगस्टर्स जो अभी 3 जनरेशन हमसे पीछे हैं, इनके पास कोई है ही नहीं जिनके साथ ये बैठ के बात। बट ऐसा क्यों? माँ बाप बिजी हैं कमाने में, और अगर उनसे पूछोगे तो अब वो एक ही जवाब देते हैं, हम तो इनके लिए कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप इनके लिए कर रहे हो, यहाँ पे यू आर राइट, बट देन ऑल्सो मैं तो बहुत जगह ये देखती हूँ कि जहाँ पे माँ बाप बिजी नहीं भी हैं तो भी वो कम्युनिकेशन ही नहीं है। हाँ, दे टॉक बट देयर इज नो कनेक्ट। व्हाई दिस? बिकॉज आप ये देखिए, आप अपने बचपन में जाइए, रिफ्लेक्ट बैक करिए, कितनी बार आपके पेरेंट्स आपको लेके बैठते थे और आपसे डिस्कशन करते? नहीं करते थे। उस टाइम पे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं थी। उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स बिजी थे रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए। ये जो घर बैठे आज हम बैठे हैं जिन घरों में, वो हमारे पेरेंट्स की देन है, ठीक है। वो लोग बिजी थे रिसोर्स इकट्ठा करने में, और हम लोगों के पास इतना एक्सपोजर नहीं था। तो इतना खुला नहीं था दिमाग कि ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि पेरेंट्स के साथ बात करना। धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ी, हमें लग्जरी मिली लाइफ की, एक स्टेबिलिटी आई, पेरेंट्स भी मगरूफ हो गए
एंजॉय करने में लग्जरीज को। उनको लगा कि हाँ बच्चों को सेफ लाइफ दे दी। अगेन क्योंकि मुझे नहीं मिला था तो मुझे पता ही नहीं कि इंपॉर्टेंस क्या है डायलॉग करने की। फिर आए स्कूल्स में कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, फिर स्कूल में आके बुला बुला के पेरेंट्स को शुरू किया बताना कि बात करो बच्चों से, बच्चे अकेले फील कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब हम जिन फैमिलीज से आए हैं, एक्सटेंडेड इलेबोरेटेड फैमिलीज, दादा दादी चाचा ताया सब साथ में, धीरे धीरे विकास के नाम पे जब हम गाँव से शहरों में आए तो हर कोई अपनी अपनी फैमिली, 4-4 जनों की, 5-6 जनों की फैमिली लेके बस गई। अब लोग बच्चों के पास है ही नहीं। पहले क्या कनेक्शन होता था, पापा के साथ तो क्लोज नहीं, चाचा के बहुत क्लोज हूँ, चाची बहुत अच्छे से रखती, मम्मी तो डांटती है मारती, बट कुछ भी होगा ना दिल में चाची। आज ना चाचा है ना चाची है, ना दादा है ना दादी है पास में, वो गाँव में है। टाइम स्पेंड करने के टाइम पे आप साल में एक बार उनको लेके जा रहे हो, आप खुद बिजी हो, नहीं होता होगा, वो भी नहीं होता होगा, और आप बिजी हो अपने बच्चों के साथ, उनके वो अपनी लाइफ भी इंजॉय करने में। और कभी कभी ज़्यादातर अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हो तो आपको पता है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होंगे और प्रेशर भी इतना है। और हर कोई अब ये आ गया है, खिलौना तो हाथ में ही आ गया, बैट बॉल, कबड्डी, हाइड एंड सीक, ये सब चले गए हैं। अब ये सब कुछ है, सब कंप्यूटर पे है। तो रियल कनेक्शंस तो मिसिंग है ना। रियल कनेक्शंस नहीं है तो मुझे पता ही नहीं बात कैसे रखी जाती है, बात सुनी कैसे जाती है, बात बताई कैसे जाती है, सलाह लेनी भी होती है, मुझे पता ही नहीं है। वो पूरा मिसिंग है वो लाइन। पहले बताना नहीं पड़ता था, पहले हो जाती थी बातें। टीवी है नहीं। दीपिका जी, यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन ये आ रहा है मुझे कि यस, ये सब कुछ है, ठीक है, और हमें मालूम है कि बच्चे ले लो, यूथ ले लो, दे फील लोनली, अलोन, बट दे चूज ऑल्सो कि वो लोनली रहना पसंद करते हैं, बिकॉज दैट हैज बिकम देयर कंफर्ट। सो अभी इसको किस तरह, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं? 2 ही लेवल पे हो सकता है। वन इज़ अवेयरनेस, जो कि स्कूल कॉलेजेस आई फील कि वो स्टेप्स लेते ही हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट के। आज एक जो पॉजिटिव साइड है सोशल मीडिया की, वो ये है कि ये भी एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है। सब बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, तो हम इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके उनको बता सकते हैं कि इफ़ यू आर फीलिंग स्टक समवेयर, इफ़ यू आर फीलिंग लोनली, इफ़ यू फील कि अभी डेड एंड आ गया है लाइफ में, नहीं पता इसके आगे क्या, प्लीज़ सीक हेल्प। सेकेंड अवेयरनेस प्रोग्राम हम कम्युनिटीज़ में जाके, चाहे जैन समाज है, चाहे पंजाबी सिंधी समाज है, ऐसे जगह पे जाके पेरेंट्स को अवेयर कराना कि अगर आप बिहेवियरल चेंजेस दिख रहे हैं बच्चों में, थोड़े भी आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा पहले ऐसा था और एकदम से इसमें कुछ चेंज दिख रहा है, प्लीज़ सीक हेल्प, डोंट वेट, डोंट शाई अवे। एंड यही कि टैबू है कि अरे मेंटल थोड़ी ना है कि जो हम इसको थेरेपी के लिए लेके जाएंगे, कि हम इसको सीख करेंगे। टैबू भी है, और भी एक बात है कि यहाँ पे एक ईगो गेम भी आ जाती है। हाँ। कि अरे हम कितना करें भाई, अभी बड़ा हो गया है, उससे मालूम है उसको क्या करना है। और बच्चा भी यही सोचता है कि आई नो एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो है ना, गैप बढ़ता जाता है। राइट। और उसको कैसे हैंडल किया जाए? बहुत बेसिक है दीपल जी, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। ऐसा नहीं है कि वी डिडंट एक्सपीरियंस दिस फेज कि जहाँ पे लगा डेड एंड। बहुत बेसिक चीज़ें करनी है। गो बैक एंड कनेक्ट टू नेचर, गो बैक एंड स्टार्ट लिविंग विद फ्रेंड्स। फ़ोन को 2 घंटे घर पे छोड़ा, नीचे जाके बिल्डिंग वालों खेलना भी नहीं है ना, गप्पे मार के आओ, है ना। पेरेंट्स को भी बोलना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि अरे थोड़ी देर इसको बंद कर, जाके नीचे बैठना फ्रेंड्स के साथ, टहल के आ जाके। सोशल कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को बोला ही गया है कि वो सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल, सोशल मतलब वो मिल रहा है, जुल रहा है लोगों से। अब हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे एंटी सोशल होते जा रहे हैं। सोशल छोड़ के हम सब कुछ टीवी और वो सोशल मीडिया एंड उसी के साथ। यस, तो जब आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो तो आप अपनी प्रवृत्ति के अगेंस्ट जा रहे हो, अपनी नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। तो कोई भी चीज़ जो नेचर के अगेंस्ट जाएगी, फिर उसके रेप्लिकेशन ऐसे ही दिखेंगे। ओके। Humans are made so that they can form connections, and when they are choosing to be lonely and अपने ही comfort में depression, anxiety, stress, ये सब चीज़ें उनको फेस करनी ही है। ओके। सो बेसिकली कोशिश करनी चाहिए कि वो कोई ट्राइब का हिस्सा बने, या फिर वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा वक्त रहे, या जिससे वो कम से कम किसी के साथ बात कर सके। Yes, talking with friends is a therapy. कोई आपको इनपुट दे जाता है, कोई आपको हंसा जाता है, कोई आपका वैसे ही दिन बहुत खराब हो, ऐसी 2-3 कहानियां बना के जाएगा, बता के जाएगा कि आपको लगेगा यार। आपको मालूम है आजकल सोशल मीडिया में इतनी रील हिट हो रही है, कौन सी वाली,
जो जहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे जोक्स और चुटकुले सुनाए जाते हैं वो, बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये कंजम्पशन इसका हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नीड है ना इसकी। एग्जैक्टली, ये नीड ऑफ द आवर है। क्यों कॉमेडी शोज एकदम से बढ़ गए हैं, एकदम चलने लगे हैं और डिमांड में भी है? क्योंकि लोग हंसना भूल गए हैं। लोग भूल गए कि हंसते कैसे हैं। अब अभी अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करती हूँ अपनी लाइफ में, जब हम स्कूल में थे, अगर वो जोक्स मुझे अभी सुनाएंगे ना तो मुझे लगेगा हम किन जोक्स पे हंसते थे, बट हम उस जोक्स पे बहुत खुल के हंसते थे। बहुत ऐसा लगता था कि कोई क्या ही कॉमेडी शो रन हो रहा है उस टाइम पे क्लास में, जब आके हम लोग एक दूसरे के साथ जोक्स करते थे। और आजकल एक्चुअली मैं आपको जोक्स में भी मीनिंग चाहिए कि यार हाँ लेम जोक, कुछ भी ये तो कुछ भी बोलता है, उसमें भी मीनिंग ढूंढ रहे हैं। अग्री सो ये हीलिंग जो है ये हमारी स्पिरिचुअलिटी से कैसे हीलिंग कोई कर सकता है। लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि साइकोलॉजी तो चलो एक पार्ट है, आपने जैसे कहा कि जब तक बंदा करता है फिर उसको वापस 2-3 साल के बाद आना पड़ता है, बट कोई सिम्टम्स हमें ऐसे दिखे या फिर हमें खुद को थोड़ा डाउन फील हो रहा है, तो स्पिरिचुअल ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं जिससे हम खुद अपने आप को हील कर सकते हैं? अगर आपको थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है, हाँ, तो कैसे? बहुत सिंपल है दीपल जी, इसमें तो कोई बड़ी इक्वेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। गो बैक टू बेसिक्स। ओके। हमारी लाइफ में जब हम बचपन में अपना लाइफ को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस था नहीं। क्या करते थे हम एक्स्ट्रा? कुछ भी नहीं करते थे। कुछ भी नहीं करते। हम क्या करते थे? हम टाइम टू टाइम सो जाते थे, टाइम पे उठते थे, घर का बना खाना खाते थे। तब मल्टी क्यूजीन, चाइनीज ये सब नहीं होता था। हम कजन्स के साथ खेलते थे, फ्रेंड्स होते थे, बाहर जाके मिट्टी में खेलते थे, ठीक है, बातें करते थे। बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस, बड़ी बड़ी बर्थडे पार्टी की जरूरत नहीं होती थी, एक केक आता था 50 लोग खा लेते थे और उसी में ऐसे एंजॉय करते थे। छोटी चीज़ों में बड़ी खुशी ढूंढ लेते थे। अगर आप ये वापस से अपनी लाइफ में लेके आ सके, आपको कोई भी थेरेपी की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आज इसी सभी चीज़ों को डिकोड कैसे किया गया है, आपको बोलते हैं लेट गो करो, फॉरगिवनेस। क्यों? कि दिल में रखोगे तो बीमारियां आएंगी। आपको बोला गया ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, कि छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढो, तभी तो ग्रैटिट्यूड आएगा कि यार आज मैं जिंदा हूँ। और देखो मेरे दोनों नाक नोस्ट्रिल्स चल रही हैं, एक नाक बंद नहीं है, उसमें भी कितना दिक्कत होती है। ठीक है, मुझे दिख रहा है, मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं बाहर जा पा रहा हूँ, मेरा बॉडी एकदम स्वस्थ है। हर एक चीज़ में ग्रैटिट्यूड ढूंढो। इसी को तो डिकोड करके ग्रैटिट्यूड जो जर्नल्स आजकल आ गए हैं वो यही तो बताना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो बड़ी बड़ी। यही सब चीज़ें की तो आप कोई कितना भी देखो, परिस्थिति बाहर कैसी रहेगी, यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। मनोस्थिति आपकी इंटैक्ट रहेगी। परिस्थिति कुछ भी होने दो, मनोस्थिति इंटैक्ट रहेगी व्हेन यू आर ग्राउंडेड, यू आर विद योरसेल्फ एंड यू स्पेंड टाइम विद नेचर ऑल्सो। सो कोई समझो डिप्रेशन में है, कोई वी कैन सी कि वो लोनलीनेस फील कर रहा है, तो अगर वो ये सब स्मॉल चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आए तो उसे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। एग्जैक्टली। और लोगों से बात करो, कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन तोड़ने नहीं है, लोगों से बात करो। और अगर ये तो बहुत बेसिक लेवल पे है, अगर आप स्पिरिचुअल टेंशन पे जाओगे तो आप इवेंचुअली देखोगे कि लोग कहते हैं कि ठीक है, भीड़ से अलग होके अब मुझे अपना रास्ता चुनना है। हाँ, अकेले शुरू करना है, बट यहाँ पे ये लर्निंग ज़रूरी है। अगर आप सोशल कनेक्शन नहीं बनाओगे, आपकी बहुत सारी लर्निंग से आप चूक जाओगे। बट आई थिंक दैट स्पिरिचुअल लोनली, दैट इज डिफरेंट लोनलीनेस। ऑफ कोर्स दैट इज आपको खुद की पहचान के लिए वो जर्नी है। और ये तो आप अपने आप से दूर हो रहे हो, वो लोनलीनेस है। यस। तो मैं वही कह रही हूँ, इवेंचुअली तो जाना अकेले ही है, बट ये अकेला वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बट ये बीच में जो बिल्ड करेगा ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ब्रिज, वो है कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन एंड कनेक्शन विद द नेचर। ओके, सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक और बात जो मैं पूछना चाहूँगी, आजकल आपको मालूम है कि जॉब में, बिजनेसेस में भी कितने टेंशन है। वहाँ पे तो वहाँ पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। कभी कोई बिजनेस बहुत हिट होता है, कभी वो बिजनेस डाउन चला जाता है, तो वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं। तो तब उनको किस तरह अपने आप को हैंडल करना चाहिए? सी, नंबर 1 इज़ आपको पहले तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि लाइफ जो है ना, डेस्टिनी,
वो 70% लिखी जा चुकी है। अगर ये बिजनेस का डेस्टिनी में था कि इसको एक डाउनफॉल आना है तो वो आके ही रहेगा, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर रहा। हाँ। जब आप ये समझते हैं कि 70% डेस्टिन्ड है, ये मेरे हाथ में नहीं है, तो जब आप पूरा एफर्ट लगा चुके हो जो कि 30% आपके हाथ में है, तब आई डोंट थिंक, जब आप हर जगह से एनालाइज कर लोगे कि मैंने कोई गलती की क्या, मैंने जो भी चीज़ें, जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए थे, मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने सब किए हैं, उसके बाद भी ये हुआ, तब मुझे एक्सेप्टेंस के मोड में आना है कि मेरा जो कर्म था ना, मैंने 100% किया है सही। ये अब जो है ना, अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मेरा कर्म 100% डाला था तो रिजल्ट 100%, तो आप कह रहे हो कि डेस्टिनी भी मेरे हाथ में, उसका इफेक्ट का, आपके फल का आप वो मतलब हकदार नहीं हो। ये तो गीता में भी लिखा है ना कि कर्म कर, कर्म फल की इच्छा का परित्याग करो। तो कर्म करने का अधिकार आपको दिया है, तो आप उसमें 100% इंटेंसिटी डालो, 200% इंटेंसिटी डालो, वो आपकी फ्री विल है। बट उसके फल का अधिकार वो आपको भगवान ने या नियति ने नहीं दिया, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे आपके प्रारब्ध जो आप पहले करके आए हो। अगर आपने कुछ भोगना है, किस लेवल पे भोगोगे फिर आके? अगर कोई बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपने बिजनेस से, तो बिजनेस में डाउनफॉल आएगा तभी तो कुछ हिट करेगा उसको। लेकिन अगर मुझे नॉलेज होगी कि ये डाउनफॉल आया है, मैंने तो 100%, मेरा कैरेक्टर क्लियर, मेरी इंटेंशन क्लियर, मेरी वर्क जो डिमांड कर रहा है, हार्ड वर्क, वो क्लियर दिया है मैंने, उसके बाद भी ये डिप, ये मेरा प्रारब्ध है, कुछ अच्छे के लिए, हो रहा है। अच्छा यही है कि आपके कट रहे हैं पुराने वाले, आपका बैग हल्का हो रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? और अगर आपने संयम रखा और ये मान के एक्सेप्ट कर लिया, फिर यूनिवर्स ना, इट लाइक्स इट्स फ्रीक्वेंसी, कि ये ना ये रिजिड नहीं हो रहा है, ये ब्लेम नहीं कर रहा है उसकी वजह से हुआ, भगवान मेरे साथ नाराज हो गए हैं, कि भगवान को मैं ही नहीं दिखता हूँ। उसने बोला मेरे प्रारब्ध है, मैं, तो यूनिवर्स क्या कहता है ना, टाइम लैप्स, इसके ना लाइफ में टाइम लैप्स एक्टिवेट करो कि फटाफट निकल जाए ये पीरियड, और वो बाउंस बैक करता है। कितने बड़े बड़े लोग आप देखोगे, उनके बिजनेस में डाउनफॉल होगा ना, 1-1.5 साल में रिकवर करके वापस आ जाते हैं। क्यों? दे डोंट गेट स्टक, दे डोंट आस्क, दे डोंट ओवर एनालाइज। वो जब स्टेप्स ले रहे हैं ना उस चीज को बढ़ाने के लिए, उस टाइम पे वो 100% कॉन्शियस अवेयरनेस में ले रहे हैं कि हर चीज सही कर रहे हैं हम। उसके बाद भी डिप आया, सोचना नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दे गो अहेड। तो ये अवेयरनेस पहले लेके आनी बहुत जरूरी है कि डिप आया, और अगर मैंने क्लियर हूं, मैं गलती है तो आपको पता है, मुझे डरने की जरूरत नहीं, गलती है तो आप गलती करेक्ट करो, गलती नहीं है, हार्डवर्क भी पूरा किया है, प्रारब्धवश आया, इट्स ओके। किसी ने बैकस्टैब किया है, प्रारब्धवश आया, इट इज ओके। मेरा प्रारब्ध ने मुझे ये चीज लेके आया, बट उसका भी तो कुछ कर्म जुड़ा, उसने अपने लिए कुआं खोद लिया। यहाँ पे मुझे बैकस्टैब करके उसने अपना साइमल्टेनियसली अपने लिए भी कुआं खोदा है, उसके लाइफ में उसको मिलेगा जो मिलना है। आई विल बी हियर काम एंड कंपोज एंड स्ट्रैटेजाइज करो, नेक्स्ट अभी आगे क्या करना है, डोंट गेट स्टक देयर। ओके, एनी टेक्निक छोटी सी या कुछ समथिंग आप बता सकते हैं जो इस टाइम पे कोई यूज कर सकता है अपने आप को काम करने के लिए? आई थिंक जितना हो सके ना उस टाइम पे अपने आप से जुड़ो। ओके, आंसर्स जो हम ज़्यादातर, अब आप स्पिरिचुअलिटी को समझती हैं, और आई एम होपिंग कि आपकी ऑडियंस भी वही आपके पास है जो इस चीज़ को समझ सकती हैं कि ढूंढने तो हम आंसर्स बाहर जाते हैं, सारे आंसर अंदर ही होते हैं, हमें सुनना नहीं आता है। अब सुनेंगे कैसे? ये अगेन मैंने भी जो मुझे अभी याद आ रहा है, वो मोटिवेशन स्पीकर हैं संदीप महेश्वरी, उन्होंने भी बताया था। फिर एक किसी और, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी ये चीज़ बताई कि साल में 1.5 साल में ना एक बार, एक हफ्ते के लिए फ़ोन घर पे छोड़ के निकल जाते हैं हम लोग, और किसी को नहीं बताते कहाँ जाते हैं। फ़ोन छोड़ दिया और ऐसा रूम लिया जहाँ पे टीवी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 1-1.5 दिन तो बहुत पागल हो जाएंगे कि शोर नहीं मच रहा है, बेल नहीं बज रही, कोई पूछ नहीं रहा है। पूरे 2, 2.5, 3 दिन के बाद ना एक अलग सी शांति का आपको अनुभव होता है, और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें अंदर से बाहर आती हैं जो हमने भी रियलाइज नहीं, फिर वो जर्नलिंग करते हैं। यानी लाइक विपासना आप कह रहे हो, जैसे लाइक विपासना। तो वो पूरा मॉर्न, क्योंकि अकेले हैं तो चले गए, अपने साथ टाइम स्पेंड किया, और बेस्ट कंपनी ही वही है, खुद के साथ। अगर आपको लगता है कि आप खुद के साथ 1 घंटा भी नहीं बिता सकते, आप प्लीज़ एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए कि आपके पास बहुत सारे लोग होंगे। जो इंसान खुद के साथ वक्त नहीं स्पेंड कर सकता है, उसके साथ कोई और आके वक्त कैसे स्पेंड करना चाहेगा?
बिकम योर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड। आपका बेस्ट फ्रेंड आप खुद ही होनी चाहिए सबसे पहले। अगर आप अपने साथ कंफर्टेबल हो ना, तो लाइफ में आपके साथ कोई भी किसी भी टेंशन का, किसी भी टेम्परामेंट का इंसान बिठा दो, आप उसको कंफर्टेबल करवा लोगे अपने साथ। ओके। आजकल ब्रेकअप भी बहुत बढ़ गए हैं, चाहे वो एंगेजमेंट का ब्रेकअप हो या शादी का ब्रेकअप हो या रिलेशनशिप ब्रेकअप हो। सो उसकी वजह से है ना बहुत सारे लोग नई रिलेशनशिप में जाने से भी डर रहे हैं। करेक्ट। तो ये क्यों हो रहा है, और उस कैसे इसमें से ब्रेकअप से कैसे कोई बाहर निकल सकता है? ये क्यों हो रहा है एक सवाल अलग है, और कैसे निकल सकते हैं वो अलग है। तो क्यों हो रहा है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है। प्राइमरीली जो सामने आती हैं चीज़ें वो ये है कि जो ये मेरी ऑब्जर्वेशन में है, आपको बुक में मिलेगा कि नहीं, बट मैंने ये देखा है कि राई का पहाड़ आजकल बनाना बहुत आसान हो गया। हमने हमेशा सीखा था कि कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को लेट गो करो, कुछ बातें सहन कर जाओ, क्योंकि हमेशा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक इंसान हमेशा सहन कर रहा है और दूसरा उसको परेशान कर रहा है। ताली दोनों हाथ से बजती है। कभी कभी एक जगह पलड़ा भारी हो सकता है। रेजिलियंस बहुत कम हो गई है आजकल, सहन शक्ति बहुत कम हो गई है, हम बर्दाश्त नहीं करते। दूसरा, ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो एक टाइम पे हम किसी के साथ फिजिकली रह सकते हैं और एक टाइम पे फिजिकली अवेलेबल हैं, और किसी के साथ इमोशनली दूसरे टाइम पे फ़ोन पे अवेलेबल है, ठीक है। तीसरा, पेरेंट्स बैकअप करते हैं इस चीज़ को कि बेटा नहीं चलेगा ना तो हम बैठे हैं। नॉर्मल हो गया तो आसान हो गया है। ये चीज़ को हमेशा हर किसी के पास आज ये ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि अब ये इतना कॉमन हो चुका है। 20 साल पहले तक इतना कॉमन नहीं था, तो हम लोग 10 बार सोचते थे शादी तोड़ने के लिए, एंगेजमेंट तोड़ने के लिए या रिलेशनशिप तोड़ने के लिए। ये कुछ एक कारण हैं जो मुझे मेरी प्रैक्टिस में दिखे हैं। मेन रीज़न ये 3 जो मुझे दिखते हैं। और ब्रेकअप के बाद यानी आप देखो ना, आजकल का यूथ या जेनजी वो ब्रेकअप के बाद जो बिहेव करते हैं वो दैट इज़ लाइक वो अपने करियर को भी भूल जाते हैं फिर उसके सामने। तो वो कैसे इसमें से बाहर निकल सकते हैं? सबसे पहले तो भागना नहीं है अपने इमोशंस के साथ। बैठो, एक्नॉलेज करो कि मुझे फील क्या हो रहा है आफ्टर ब्रेकअप। ऑफ कोर्स सैड, यू होपलेस, यू डिसहार्टेंड, इट इज़ ओके। सिट विद योर इमोशंस। क्यों आपको एक दिन में फिक्स करना है, एक हफ्ते में फिक्स करना है? अगर 10 साल का रिलेशनशिप ओवर हुआ है, 10 महीने तो दो। हम उतना टाइम देने के लिए थे। 10 महीने, अरे भाई 10 साल का भी तो रिलेशनशिप खत्म हुआ है। यू नेवर नो कि अगर आप सही तरीके से स्टेप्स लोगे तो 10 दिन में भी बाहर आ जाओ, बट 10 दिन का भी तो शोक मनाओ। तो आई ऑलवेज टेल पीपल जो भी हार्ट ब्रेक के साथ आते हैं कि यू क्राई बट विदाउट सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी नहीं होना चाहिए। यू कैन मिस द पर्सन बट डोंट आइडियलाइज दैट पर्सन कि वही एक था और मुझे तो मिलेगा नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा कोई था ही नहीं। मिस देम बट डोंट आइडियलाइज देम। एंड थर्ड, यू कैन बी एंग्री बट बी वेयर दैट यू डोंट टर्न बिटर इनसाइड। शो एंगर, बट वो एंगर की वजह से, आपने देखा लोग बोलते हैं कि पहले तो मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड था, बट ये जब से धोखा दे के गया है या गई है ना, मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये साइड तो मैं मार ही दूंगा अपने। नहीं, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म नहीं करना है। यू हैव अ फ्री चॉइस टू एक्सपीरियंस दीज इमोशंस एट दैट पर्टिकुलर गिवन टाइम। जी लो एंड देन ओवरकम इट। उसके बाद स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग जो आपका मन नहीं करता करने का। जैसे कि ब्रेकअप के बाद मन नहीं करेगा कि फ्रेंड्स बुला रहे, नहीं यार मुझे अकेले बैठना है, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, पर्दे बंद। आपको दरवाजे खोलने हैं, खिड़कियां खोलनी है, पर्दे खोलने हैं, सनलाइट आने देनी है। बाहर जाने का मन नहीं है बट आपको जाना है। जिम जाने का मन नहीं है बट आपको एक्सरसाइज करनी है। मूवी डेट नहीं जानी है, मन नहीं कर रहा है बाहर खाने का, कुछ अच्छा मन नहीं कर रहा है, आपको खाना है। ये सब चीज़ें अगर आप नहीं छोड़ोगे और करते रहोगे जो नीडेड है, आप देखोगे जिसको बोलते हैं ना टाइम के साथ हील हो गया, ये टाइम के साथ नहीं, आपके एफर्ट्स के साथ हील होता है। ओके। नहीं तो अगर आपने ये एफर्ट नहीं लगाए, टाइम तो निकलेगा, नए लोग भी आएंगे आपकी लाइफ में, शायद एंगेज भी हो जाओ, किसी और के साथ इन्वॉल्व भी हो जाओ, साइकोलॉजिकल वुंड हमेशा रहेगा। वो वुंड नहीं बने, वो चोट है ना, उसको वहीं पे ठीक करो, नहीं तो वो गहरा सा घाव छोड़ के जाएगी। फिर ये घाव बाकी के फ्यूचर रिलेशनशिप्स में आके इंटरफेयर करता है अगर आपने यहाँ पे डील नहीं किया। ओके। और यही बहुत सारा आप देखो आजकल
यहाँ से तो बाहर निकल जाते हैं, बट उसके बाद चलो शादी हो गई, शादी होने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज है। हाँ। सबसे बड़ा रिलेशनशिप इश्यू आजकल या पहले भी हमेशा सालों से चला आ रहा है, सास बहू का रिलेशनशिप या उनकी जो बातें, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, उनकी जो बातें, तो उसके ऊपर आप क्या लाइट डालना चाहोगे? खास मैं पहले बात करना चाहूँगी हस्बैंड वाइफ के। हाँ, तो जब हस्बैंड वाइफ एक रिलेशन में आते हैं शादी के बाद, तो आपको ये समझना चाहिए कि वाइफ जो है ना, वो अपना सब कुछ छोड़ के आई है आपके लिए, तो उसकी लाइफ आपके अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। अब उसको कुछ भी तकलीफ होगी ना इस घर में, वो आपसे ही आके कहेगी, और कहना भी चाहिए। अच्छा है कि वो किसी से अगर प्रॉब्लम हो रही है उसको कॉन्फ्रेंट ना करके आपको बोले, और आप अपने तरीके से अपने घर वालों से बात करें। अक्सर देखा गया है कि जब वाइफ को अगर सपोज करो सास से प्रॉब्लम है या ननद से प्रॉब्लम है या किसी से भी, जब आके अपने हस्बैंड को बताती है ना, अब वो कैसे बता रही है कि ये मेरा पति है, ये मेरा साथी है, ये सुनेगा। अब जब हस्बैंड सुन रहा है ना, वो जो भी प्रॉब्लम्स को वो बता रही है, तो अगर तो वो एज अ हस्बैंड होके कि ये मेरी वाइफ मुझे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बता रही है, वो सुनेगा, तो ही विल बी देयर अवेलेबल इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एंड ही विल टेक द स्टैंड। बट अगर उसने वहाँ पे बैठ के सुनना शुरू किया एज अ सन या एज अ ब्रदर कि अरे मेरी माँ की चुगली कर रही है या मेरी बहन के बारे में शिकायत कर रही है, कभी भी इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाएगी। यहाँ पे आएगा एक बड़ा रेजिस्टेंस, एक ईगो स्टैंड कि तुम मेरे घर वालों को कैसे बोल सकते हो। अरे भाई, जब एक औरत एक सास है तो वो एक तरीके से बिहेव कर रही है, और जब वो औरत एक माँ है तो आपके साथ अलग बिहेव कर रही है। योर मदर कैन नॉट गिव द सेम ट्रीटमेंट टू योर वाइफ बिकॉज ऑब्वियसली ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो आपके साथ जैसी मम्मी है ना, वो आपकी वाइफ के साथ नहीं है, तो आप उसको एज अ हस्बैंड वहाँ पे प्रेजेंस रह के, अपना प्रेजेंस दिखा के उसकी बात सुनो और उसको प्रोत्साहन दो कि बहुत अच्छा हुआ तूने उनके साथ डायरेक्ट नहीं भिड़ी, तूने मुझे बताया, आई विल हैंडल। और तुम्हारी माँ है, तुम अच्छे से संभाल लोगे, तुमको पता है कि मैं कैसे बात करूंगा कि उनको भी बुरा ना लगे और इसकी बात भी सुन ली जाए। और सेम गोज विद वाइफ। अगर हस्बैंड बता रहा है कि कुछ आपको आपके घर की साइड से आपको ज़्यादा बात नहीं करना है या जो भी इनपुट दे रहा है, अगर तो वो उसको पर्सनली लेती है बैठ के और एज अ पार्टनर अवेलेबल नहीं है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। सो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ you be there for each other as husband and wives only, not someone's daughter, not someone's son or someone's brother. Okay. So यहाँ पे दोनों चीज़ें, आई थिंक दोनों का जवाब आपने मुझे दे दिया प्रॉपर वे से। So ये और जो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये तो इश्यू हो गया, चलो उन दोनों के बीच में है या समथिंग लाइक जो वो हैंडल कर सकते हैं, अगर उन्होंने मैच्योरिटी से इसके ऊपर काम किया तो पूरी लाइफ, पूरी फैमिली की बेटर हो सकती है। बट बहुत बार बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो बोलना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि भाई लोग सहन नहीं कर पाते हैं, पर बहुत बार वो सहन के बाहर की चीज़ें हो जाती हैं एंड आपके सराउंडिंग ऐसी होती है कि वो कहते हैं ना बोल भी सकते हो और ना सह भी सकते हो। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे हैंडल कर सकते हैं? यानी आप उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते हो, बट उनके साथ रहते हो तो आप ड्रेन होते जाते हो, तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसको मैं आपको दो तरीके से जवाब दूंगी। अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे देखोगे तो इसका सोल्यूशन है कि अगर आपने इनकाउंटर किए टॉक्सिसिटी अपने एनवायरनमेंट में, ये प्रारब्धवश लेके आए हो, आपको भोगने थे ये कर्म। अच्छा, तो इस लेवल पे आप क्या करोगे? मैं अपने आप को इमोशनली इतना मैच्योर कर लूँ कि आई एम अबव ऑल दैट। अक्सर क्या होता है कि जब टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मैं रहती हूँ ना, तो अगर 10 सेब हैं सड़े हुए हैं, मैं बिल्कुल साफ एक सेब लेके उस सड़े हुए सेब की बास्केट में रख दूंगी, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो 11वां सेब भी खराब हो जाएगा। बट यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको पता है टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आके आप बिल्कुल क्लीन थे और आप फंस गए हो, आपने अट्रैक्ट किया पहले तो ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट, क्यों? डेस्टिनी की वजह से। ये आपकी पास्ट कर्मा थे। अब आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल नहीं सकते हो, उसमें रह भी नहीं सकते हो, तो मैं एक प्रोटेक्टिव शील्ड अपने अराउंड बनाऊंगी। अच्छा, अब वो कैसे होगा? सेल्फ वर्क, इमोशनल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स, फिजिकल डिटॉक्स, एंड आई रेज माई वाइब्रेशंस। आई रेज माई वाइब्रेशंस कि बाजू में कुछ भी हो रहा हो, जैसे मैंने पहले बोला, मेरी परिस्थिति कैसे भी हो, मेरी मनोस्थिति सही रहेगी। बट ये लेवल के लिए अवेयरनेस ना बहुत
बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आती है। अब आप कहोगे कि भौतिक दुनिया में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है भाई, इसकी तो डेस्टिनी में ये लिखा ही नहीं है कि इतना वाइज हो कि इसको समझ में आए कि मेरे को अपने ऊपर काम करना है। तब कैसे करें? पहला, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको लग रहा है कितना भी सामने वाला गलत है, एक चांस तो सबको मिलना ही चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक कॉर्डियल वे ढूंढें जहाँ पे आप अपने पार्टनर को अपने कॉन्फिडेंस मिले, और अगर पार्टनर भी टॉक्सिक है तो एक चांस दें कि मुझे लग रहा है मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे, मेरे पास पीछे जाने की भी कोई दिखती नहीं है वजह, क्योंकि पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे या परिस्थितियाँ नहीं हैं, बट मैं आपको एक मौका ज़रूर देती हूँ। अगर तो उसमें अवेयरनेस आ गई, क्योंकि इट्स अ चॉइस, वेदर ही कैन से येस और नो, इट्स हिज चॉइस। इफ ही सेज येस, वो अपने ऊपर काम करेगा, दे विल फिगर आउट थिंग्स। एंड बहुत जगह देखा भी गया है कि जब वो थेरेपी में आते हैं ऐसे लोग जो रेजिस्ट करके भी आते हैं कि मुझे पता है कि ये सब इसके दिमाग में कुछ होने नहीं वाला है, बट इसने बोला है तो मैं आके बैठ गया हूँ। और जब वो बैठते हैं और उनको समझ में आता है कि वो कहाँ गलत है और कैसे एक्चुअली इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है घर पे, वो स्टैंड लेते हैं अपनी वाइफ। वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, डिवोर्स हो इससे अच्छा है हम अलग ही हो जाएं, माँ बाप भी नहीं चाहेंगे। तो फिर वो पैसिफाई करने को खुद को ये कह देते हैं कि हम सेम फ्लोर पे सामने वाला घर ले लेंगे, विच इज स्टिल बेटर। अच्छा, विच इज स्टिल बेटर। धीरे धीरे करके जब वो सामने वाले घर में जाते हैं, उनको समझ में आता है कि यार बहुत लाइफ अलग है एंड थिंग्स इम्प्रूव। समटाइम्स दे से नो, तुमको जो करना है कर लो, देन यू डोंट हैव एनी चॉइस, देन यू टेक अ स्टैंड एंड मेक पीस विद इट और लीव करो बाहर। से नो टू इट। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज इट वाज टॉक्सिक इट वुडंट पेन, इट विल पेन, बट अगेन बेयर दैट पेन एंड लेट गो। ओके, ये एक तरह का सेल्फ लव भी तो आ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर जब आप सेल्फ लव या अपने बारे में सोचना भी शुरू करते हो तो यू नो अवर एनवायरनमेंट स्पेशली फॉर वुमेन, वो हमेशा एक सेल्फिशनेस कहा जाता है। तो सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस को कैसे आप अलग कर सकते हैं? क्योंकि आपने देखा है कभी भी अगर आप कहोगे कोई भी बात में कि ये मुझे पसंद है, मैं ये करना चाहती हूँ, स्पेशली वुमेन, ठीक है, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, तो उसमें सबसे पहला सवाल यही आता है कि देखो ये तो खुद को पसंद है वैसी ही चीजें कर रही है, वो कहाँ घर के बारे में सोच रही है, कहाँ दूसरों के बारे में सोच रही है। तो वो जो उसकी वजह से बहुत सारी वुमेन अपने आप को सप्रेस कर लेती है और नतीजा फिर ये आता है कि वो भी रिलेशनशिप में इम्पैक्ट करता है। करेक्ट। तो यहाँ कैसे बैलेंस करके आप बाहर निकल सकते हो? देखो इसका तो आपको ना पूरा ब्लेम वो जेनरेशन को डालना पड़ेगा आपको, जिन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं फीमेल्स के लिए कि ये तो सिर्फ देने के लिए बनी है, ये तो परित्याग की मूर्तियां बनी हुई है, जो देवी हैं, कि ये तो इनको तो सिर्फ अपनी इच्छाएं मारना और दूसरों को प्रेफरेंस देना, प्रायोरिटी देना, ये आता है। तो वो लेवल के जब स्टैंडर्ड्स रखे हैं हमारे लिए, तो हमें अपने लिए पहचान बनाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज के टाइम पे जेन जीज के ऑनवर्ड्स जो देख रहे हैं, ये लोग एक भर के है सेल्फ लव, बट वही बात है, फिर वो ऊपर सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है ना, अलग है कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली, बिकॉज इतने टाइम की प्रैक्टिस है ना, तो ये हमारे जीन्स में आ गई है। अगर हम सेल्फ लव अगर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर भी लिया जहाँ पे हम सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अंदर से गिल्टी होते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जो जेनेटिक मेकअप है ना, ये एक जनरेशन 2 जनरेशन में नहीं टूटता है, इसको सदियां लगती है टूटने में। जस्ट आप इमेजिन करो कि घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, आपको मालूम है घर में 3-4 लोग हैं जिनका खाने का वक्त आ गया है, ओके, टाइम हो गया है उनका खाने का, और एक वुमेन है जिसने अपना स्पा का अपॉइंटमेंट लिया है, तो वो स्पा जाएगी तब उसका मानसिक क्या होगा? वो बैठी स्पा में है, राइट, बट वो क्या सोच रही होगी? राइट, वो तो ये सोचोगी कि मैंने खाना नहीं बनाया, अब मुझे गिल्ट हो रहा है। बट वो गिल्ट इसलिए भी आएगा क्योंकि पहला मैंने अपनी मम्मी को हमेशा देखा है कि अरे मम्मी की किट्टी थी, मम्मी ने कहा छोड़ो मैं नहीं आ रही, मैं फ़ोन करके बोल देती हूँ कुक नहीं आया, मैं बना के जाऊँगी। मम्मी को देखा, कंडीशनिंग हो गई, आपने देख देख के सीखा। एक चीज़ वो भी तो आई कि मेल्स भी तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना सिर्फ आप जाके आओगे, आपको ये भी पता है कि बाद में मुझे ताने भी सुनने पड़ेंगे। अब वो तानों को अवॉइड करने के लिए भी कई बार हम कितना भी मन कर रहा हो कि नहीं हम करेंगे, क्योंकि वी वांट टू अवॉइड दैट प्रेशर, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रेशर है। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, देखो सेल्फ लव कोई मॉडर्न
एज का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने अपने कभी प्रेयर्स याद कर लीजिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी भी सेल्फ लव के बारे में बात करती है। हर स्कूल में हर एक इंसान ने ये प्रेयर गाई है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये सेल्फ लव ही तो बताया जा रहा है, वहां पे भी सिखा रहे हैं कि दूसरों, क्योंकि अगर आप इंटैक्ट हो, अगर आप अपनी जगह पे खड़े हो तो आप दूसरों को सहारा दे सकते हो। अगर आप अपने आप से इतने भरपूर हो, आपने अपने आप को इतना प्यार दिया है, अब आपके पास, आप जहां जाओगे वो प्यार छलकेगा, आपको अपने कप से नहीं देना है किसी को। आप जहां जाओगे वो एनर्जी रब करेगी, वो वाइब्रेट करेगा, प्यार ही प्यार होगा। पहले अपना लव तो, हमारा क्या हुआ है कि हमें पहले तो मिला नहीं, थोड़ा बहुत छुट्टे हुट्टे करके जो इकट्ठा किया, वो जब हम अपनी लाइफ, अपनी गृहस्थी बसाते हैं, वो खाली करना देना शुरू कर देते हैं, फिल करना भूल जाते हैं। और हम पता फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेरा मग खाली हो गया, मेरा पार्टनर भरेगा आके। फिर एक्सपेक्टेशंस का खेल शुरू होता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। जब लोग प्यार ढूंढने जाते हैं ना, तो वो प्यार इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि प्यार एक डिवाइन इमोशन है जिसको आप फील करते हो तो आप एक सीरीन फीलिंग के साथ रह जाते हो। मैं अधूरा हूँ, मुझे आके कोई पूरा करेगा। क्यों, मेरे में ये कमियां रह गई थी, मेरी लाइफ में ये चीज़ रह गई थी, मेरे को कोई आएगा जो मुझे इतना प्यार करेगा, ये फुलफिल कर देगा। Never going to happen. You will have to do it for yourself. People can come and add to what you already have, but if you have nothing, you're going to get nothing. What you have, you're going to attract it. So self love manifestation के काम पे भी वैसे ही काम करता है लेवल पे, कि आपने जब अपने आप को प्यार देना शुरू किया, लोग आके आपको प्यार देंगे। आप अपने आप को प्यार दे ही नहीं रहे हो, लोग भी समझेंगे इसको तो जरूरत ही नहीं है, वो भी रिसीविंग एंड पे बैठे रहेंगे। बट यू हैव टू मेक श्योर इन गिविंग योर सेल्फ लव यू शुडंट बिकम कोल्ड और एम्पैथी लूज नहीं कर जाओ। सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में यही एक बाउंड्री है कि जब मैं सेल्फ लव कर रही हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि सब लोग बोलेंगे कि अगर मैंने बोला यही कलर का पर्दे लगेंगे, आप ये बोल सकते हो मुझे ये कलर के पर्दे पसंद है, घर का डेकोर सेट किया जा रहा है, फैमिली सब डिसाइड कर रही है कि ये कर्टन से मुझे ये पसंद है, क्या ये मेरे रूम में लग सकते हैं। आपको बाकी कहीं पे भी कुछ भी करना हो ना, आप हेरा फेरी करो, मुझे जहाँ पे चाहिए ना, मैं वो बात करूंगी मेरे लिए। और अगर मैंने बोला कि पूरे घर का, आप लोगों को कोई सेंस नहीं है, मुझे ही बताना है कि कर्टन ड्राइंग रूम में कैसे लगेंगे, मम्मी पापा के रूम में कैसे लगेंगे, ये सेल्फिशनेस हो जाती है कि आई नो इट ऑल। बिकॉज सेल्फ लव विद एरोगेंस इज सेल्फिशनेस, self love with empathy is actually self love, ki where I'm not disregarding others, I'm giving respect to them, but I'm also making sure I am also included. I think आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। वही बोल रही हूँ, people आजकल के बच्चे they are very clear. I see my children, they are like, ठीक है आपको अच्छा लगता है मम्मा आप करो, हम तो यही करेंगे। They are very clear. And I am sometimes, मुझे ऐसा लगता है इतने छोटे समझा रहे हैं, फिर मुझे लगता है नहीं यार हम तो ये बोल ही नहीं पाते थे। Then I have to control myself कि I don't become defensive. It's good that they know what they want and they're very clear and vocal about it. So exactly वो कहते भाई हम, मुझे तो they are very clear, हमें ये पसंद है, मुझे मेरे लिए ये चाहिए, बाकी आप लोग जो करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। So हमें कभी कभी ये लगता है कि यार ये तो कैसे बोल देते हैं, वो देखता भी नहीं कि दूसरे वाला क्या सोच रहा है। But I think this is good for future. Yes. बट हमें इतना भी ध्यान देना चाहिए कि एक एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम में ना चला जाए कि जहाँ पे देन आई एम ओनली ऑब्सेस्ड और आई एम जस्ट कंसर्न विद व्हाट आई वांट, बाकी कुछ भी करो। नो, समटाइम यू आर लिविंग इन सोसाइटी, कभी कभी यू विल हैव टू लेट गो, बिकॉज एक बैलेंस बनाना जरूरी है। क्योंकि अगर एक्सट्रीम अति किसी भी चीज की, अच्छी की भी अति बुरी ही है, तो यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। वो शिक्षा आई थिंक वी एज अ पेरेंट्स डेफिनेटली शुड गिव टू आवर चिल्ड्रन। एंड अगर हम उस कैटेगरी में, जैसे मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, वेयर आई एम लर्निंग टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, ये रिफ्लेक्ट करते रहना चाहिए कि कहीं ये इस तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं टू मच ऑफ सेल्फ लव तो नहीं हो गया। बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड समटाइम्स यू लेट गो। तभी तो कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज का आता है। क्योंकि अगर आपको सेल्फ लव सही से प्रैक्टिस करना आता है ना, तो आपकी बाउंड्रीज आप बहुत क्लियरली सेट करोगे विदाउट बीइंग वेरी डिफेंसिव अबाउट इट, एंड पीपल वुड रिस्पेक्ट इट। यस, यहाँ पर इशू एक ही आता है कि जो पहले से अगर किसी ने अपने आप को अलग वे से प्रेजेंट किया है, और जब वो अपनी बाउंड्रीज बनानी शुरू करते हैं, तब पूरी सराउंडिंग के लिए वो एक बहुत डिफरेंट पर्सन बन जाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। अब ये मैं पर्सनल एग्जांपल से लेती हूँ।
मेरे हस्बैंड 35 इयर्स तक एक लाइफस्टाइल जी रहे थे. हाँ. वन फाइन डे कोविड में डिसाइड किया कि अभी परिवर्तन. Nobody including me could accept it. बदल गए, सबको प्रॉब्लम आने लग गई. ये कैसी बात है, ड्रिंकिंग छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. Everybody became very defensive. They came up with theories कि देख लो कुछ मेंटली तो नहीं इश्यूज हो गए हैं, ये वो. They couldn't accept the fact कि कोई चेंज हो सकता है और भी इतना लेवल पे. और एक्चुअली में थोड़ा सा ड्रास्टिक था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इवेंचुअली चेंज हो रही थी. बट 1 साल, 2 साल, 3 साल, नाउ दे नो दिस इज न्यू हिम. 3 साल तो देना पड़ा फॉर देम टू एक्सेप्ट हिम और एक्सेप्ट आवर लाइफस्टाइल कि हम लोग पार्टी नहीं करते, हम लोग 8 बजे सो जाते हैं, हमारा 3:30 वेकअप कॉल है, हमें कुछ भी करके वी डोंट वांट टू मिस दैट थिंग, राइट? नाउ पीपल हैव एक्सेप्टेड इट एंड नाउ नॉट ओनली दैट दे हैव एक्सेप्टेड, अभी वो इस चीज का बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करते हैं कि हमारा फ्रेंड है यार, ये कर रहा है आज के युग में, मतलब कल युग में ये सतयुग जैसा लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहा है. नाउ दे फ्लॉन्ट. कभी एक जगह पे एक टाइम पे दे हैड रियली बिग इश्यूज आउट ऑफ इट. तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि मेरे लिए अगर ये सही है तो थोड़े तो लोग रिबेल होंगे. लोगों को लगेगा ये पावरफुल कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको हमेशा सबमिसिव देखा है. उनके लिए लगेगा कि कुछ जादू वादू तो नहीं कर दिया किसी ने, किसी की बातों में तो नहीं आ गई, कुछ चक्कर तो नहीं. बट जब आप कंसिस्टेंटली चीज को दिखाते रहोगे और आप अडिग रहोगे, क्लियर हो जाएगा, लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि नहीं, शी इज एक्चुअली वांटिंग टू चेंज. एंड लोग एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होते हैं अगर वो चाहें तो. बहुत बढ़िया. सो हमने बहुत सारी बातें की रिलेशनशिप को लेके, होलिस्टिक अप्रोच को लेके, और मुझे खुद को कुछ चीज़ें नई जानने मिली आज आपके पास से. एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में बहुत चेंज ला सकते हैं. सो आखिरी में आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है. मैंने तो यही सीखा है कि मनुष्य जीवन ना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है. और पता नहीं कितने लाइफ टाइम्स के बाद आपको अगर ये बॉडी मिली है एज अ ह्यूमन, इसको एंजॉय करो. एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो सीक हेल्प सो दैट यू कैन एंजॉय. क्योंकि हम सब लोग एक्सपायरी डेट तो लेके आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं है वो डेट कब की है. वो कल भी हो सकती है, वो 10 साल बाद की भी हो सकती है. तो इसको गवाओ मत, हर एक पल को खुशी से जियो. और अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बी ब्रेव इनफ टू से नो टू इट. एंड अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा और नो नहीं बोल सकते, तो बी ब्रेव इनफ टू कम एंड सीक हेल्प सो दैट यू कैन चेंज इट. बट प्लीज इवेंचुअली लिव एंड लेट अदर्स लिव. इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड. बहुत ब्लेसिंग्स के साथ भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है. बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, चाहे पैसा हो या ना हो, आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं. सो लिव हैप्पीली एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस लाइफ टाइम एज अ ह्यूमन. वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. और हमारे ऑडियंस को इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच दीपल जी. द प्लेजर इज ऑल माइन. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू.